अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक नाज़रीन इकराम। आप मना रहे हैं बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ सिटी न्यूज़ नेटवर्क के संग, और आज हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर वाइस चेयरमैन PHMA अहमद अफजल अवान। अपने दोस्तों के हमरा मज़े मज़े की बातें करेंगे और इस नमकीन ईद को गुफ्तगू से मीठा करने की कोशिश करेंगे। देखेंगे कि ये सनतकार ईद कैसे मनाते हैं, क्या एक आम शहरी की तरह या फिर यहाँ भी कोई भाव ताव मोल तोल होता है, और कैसे ईद गुजारी जाती है। अस्सलाम वालेकुम भाई, ईद मुबारक। थैंक यू जी, आपको भी बहुत ईद मुबारक। बताइएगा, सबसे पहला सवाल जो ईद की खुशियों से रिलेटेड होता है और बड़ी ईद की खुशियों से रिलेटेड, कसाब मैनेज कैसे किया जाता है? क्या प्री प्लान्ड होता है या मौके पे फ़ोन उठाए जाते हैं और कहा जाता है वो भाई कितने रह गए, आया क्यों नहीं? नहीं, मोस्टली तो वैसे प्री प्लान्ड ही होता है, क्योंकि बड़ी ईद आपको पता है कि उसमें कुर्बानी की भी जिम्मेदारी होती है। कुछ गोश्त के मामलात, कुछ आपके हल्का अहबाब के लोग मिलना मिलाना, दोपहर के बाद दोपहर तक तो इसी तरह की कुर्बानियों की एक्टिविटीज़ चलती रहती हैं। फिर शाम में रात तक आप जाके फिर कहीं दोस्तों, लेकिन वो इतनी थकावट हुई होती है कि बंदा जो है बस एक दो जगहों पे ही जा पाता है। तो इसी मसरूफियत में मेरा ख्याल है ईद का पहला दिन मोस्टली लोगों का कुछ मिलता जुलता ही गुजरता है। ईद का दूसरा दिन जो होता है बड़ी ईद का, वो जो है ज़रा ज़्यादा एक्टिविटीज़ से भरपूर होता है। तो मेरा भी इसी तरह का है जी, सुबह नमाज़ पढ़नी है, उसके बाद कुर्बानी और कुर्बानी की मसरूफियत, और फिर शाम को कुछ आपके रिश्तेदार बहन भाई वगैरह उनके साथ मुलाकात। तो मेरा ख्याल है पहला दिन तो मोस्टली घर और फैमिली के साथ ही गुजरता है। अच्छा अहमद भाई, ये बताइएगा कि हमारे यहाँ एक पब्लिक परसेप्शन है कि जो सनतकार हैं, जो बड़े लोग हैं, जो एलीट क्लास है हमारी, वो तीनों दिन कुर्बानी में मसरूफ़ होती है क्योंकि उनके ज़्यादा जानवर होते हैं। पहले दिन एक कर लिया, दूसरे दिन तीसरे। क्या आप भी अपने ऊपर ये चीज़ अप्लाई करते हैं या पहले ही दिन करके फ़ारिग हो जाते हैं? कभी कभी ऐसे हुआ है कि जी दूसरे दिन भी कुर्बानी करनी पड़ी है, लेकिन वो इस वजह से नहीं की कि मैं उसको कुर्बानी को कोई क्वांटिफाई करना चाह रहा था। मतलब कुर्बानी तो हमने अल्लाह की ज़ात के लिए करनी है, किसी को दिखाने के लिए नहीं करनी। लेकिन ये है कि मोस्टली हमारी कोशिश होती है पहले दिन ही हम, इसीलिए मैंने आपको कहा कि पहला दिन हम सारा डेडिकेट ही इस चीज़ को करते हैं कि कुर्बानी जो है वो पहले दिन में ही ख़त्म हो जाए, ताकि दूसरा तीसरा दिन जो है वो थोड़ा सा हम अपने आप को पर्सनली दे सकें। तो मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा भी हमारी जो है ये ख़त्म हुई है, तो पहला दिन तो इसी काम में गया है और दूसरा दिन जो है वो हम फिर देखेंगे, लेकिन पहले दिन में ख़त्म करेंगे। ज़्यादा टफ़ मरहला कौन सा होता है, ये इसको लुक आफ्टर करना कसाब के प्रोसेस को, या फिर तकसीम का जो मरहला है वो ज़्यादा टफ़ होता है? आई थिंक दोनों ही प्रोसेस अपने आप में काफ़ी टफ़ हैं। कसाब का ये कि आप ओवर द ईयर्स करते आ रहे होते हो तो एक पैटर्न सेट हो गया होता है, तो मैं कहूँगा कि वो अब कंपैरेटिवली ईजी हो गया है। लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन का एक सेटअप है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन शुक्र है अल्लाह का, वो थोड़ा सा हम लोग क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं तो मैनेजमेंट ही हमारा काम होता है, तो गोश्त की डिस्ट्रीब्यूशन को भी हम कोशिश करते हैं जितना सिस्टमाइज़ करा सकें। लेकिन आपको पता है कि वो इतनी भगदड़ मची होती है, तो मुझे लगता है वो थोड़ा सा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। तो भाभी और बच्चे, इन लोगों की पहले ड्यूटी होती है इससे पहले कि फ्रिज साफ़ कर लें एक दफ़ा अच्छी तरीके से? बच्चे जी मेरे अभी छोटे हैं, तो इसलिए अभी तो वो बिल्कुल कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे। खाने की हद तक वो कंट्रीब्यूट करते हैं, और दूसरा ये कि नहीं, इसमें ज़्यादा रोल मेरे वाले साहब और मेरा होता है। पहले अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरी वालदा होती थी, तो वो काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ वो भी देख लेती थी। अनफॉर्चुनेटली अब वो नहीं है, तो ज़्यादा मुझे और मेरे वाले साहब को देखना होता है। अच्छा, ईद पे होता है हल्ला गुल्ला है एक, और बच्चों की एक अपनी जो है वो एनर्जी होती है ईद पे। हमने वो रखा हुआ है कि छोटी ईद पे वो ईदी वाला सेटअप होता है और बड़ी ईद पे हम बच्चों को कहते हैं कि नहीं पुत्र ऐसे कुर्बानी होती है सिर्फ। तो क्या इस बड़ी ईद पे भी बच्चा पार्टी जो है वो जिद करती है कि हमें ईदी दें, छोड़ें, आपने कुर्बानी करनी है वो आपका है, ईदी हमें चाहिए? नहीं जी, आपने सुना नहीं, दिल तो बच्चा है। तो इसी तरह बच्चे भी बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए तो बड़ी ईद हो छोटी हो, वो बस ईद का लफ्ज़ याद रखते हैं, और उनके लिए तो मेरा ख्याल है, देखिए वो तो एक छोटे से वैसे ही वो कस्टम बनी हुई है, हम लोग करते हैं। तो बिल्कुल मेरे बच्चे तो डिमांड करते हैं कि बिल्कुल बड़ी ईद है या छोटी ईद है, ईद है। अच्छा, कुर्बानी के बाद, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट मरहला है वो खाने का है। ईद के कुर्बानी के गोश्त में सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद करते हैं आप? कुछ लोग डिफरेंट, हम फैसलाबादी मशहूर हैं कि जी ये बारबेक्यू बड़ा सोना कर देने ईद पे, तो क्या प्लान्स क्या होते हैं नॉर्मली के, या जो हमारे यहाँ ज़्यादातर तबका है वो कुर्बानी के दौरान अभी गोश्त हो रहा होता है तो सबसे पहले वो कलेजी वाला फैक्टर निकालते हैं, पहली हांडी ओदी बननी। तो इधर आपकी तरफ जो है वो सबसे पहले जो है, और सबसे ज़्यादा पसंद कौन सा जो है वो किया जाता है हिस्सा कुर्बानी का? मेरे जी हर घर का अपना एक निज़ाम होता है, हर घर की एक अपनी ट्रेडिशंस होती हैं। मेरे घर में कई पिछले 15-16 साल से एक ट्रेडिशन है,
मेरे वाले साहब ने शुरू की थी, वो ये होता है कि कुर्बानी वाले दिन जो मेरी सीनियर मैनेजमेंट और मेरे काफ़ी जो लेबर के भी लोग हैं, तो वो हमने एक पीछे जगह है तो घर के वहाँ पे हम वो खुले मैदान में उनके लिए खाना बनवाते हैं। तो वो बिल्कुल कलेजी वाला फैक्टर भी होता है उसमें, आप बिल्कुल सही पहुँचे हैं। तो वो पहले दिन तो यही होता है कि खाने पकते हैं, खाना खिलाया भी जाता है, गोश्त भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तो बिल्कुल ये फैक्टर काउंट करता है। जहाँ तक आप कह रहे हैं कि बारबेक्यू वगैरह, उसमें मेरे ये दोस्त जो मेरे साथ बैठे हैं ज़्यादा शौकीन मिजाज हैं इस मामले में, तो ये बल्कि ये यहाँ पे मेरी मदद ये कर देते हैं कि जो बारबेक्यू वाला सेक्शन है या कुछ इस तरह का जो मामला, वो इस तरह के प्यारे जो दोस्त हैं वो संभाल लेते हैं, मैं उसमें कम ही जाता। आपके यंग एनर्जेटिक दोस्तों की आपने बात की, तो हमारे नाज़रीन को ज़रा इनका तारुफ करवा दीजिए ताकि उनको पता चल जाए कि कौन कौन हमारे साथ। जी, ये भी दोनों मेरे बचपन के दोस्त हैं। ये अब्दुल्ला कमाल साहब हैं जी, और बड़े प्यारे भाई हैं, बड़ा पुराना मेरा ताल्लुक़ है। ये खुद इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं, रियल स्टेट डेवलपर भी हैं। ये वलीद अहमद साहब बैठे हुए हैं, माशाल्लाह ये 20 साल बाद कनाडा से मूव किए। मेरा स्कूल फेलो है, हम इकट्ठे स्कूल में पढ़े हैं, कॉलेज में, फिर ये कनाडा चले गए। अब इनको वतन ने बड़ा भरपूर तरीके से याद किया, तो 20 साल बाद जो है ये वापस आके अब अपना बिज़नेस संभाल रहे हैं। यहाँ पे इनके रेस्टोरेंट्स भी हैं, ये भी रियल स्टेट में हैं। तो बस इसी तरह इन प्यारे दोस्तों के साथ ही ज़्यादातर हमारा टाइम गुजरता है। मैं अब्दुल्ला भाई की तरफ जाऊंगा। अब्दुल्ला भाई माइक ले लीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, आपको ईद मुबारक, और हमारे तमाम नाजरीन की जानिब से आपको ईद मुबारक। आप भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, क्या सेम पैटर्न है या कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है? जी बिल्कुल, जिस तरह आपने कहा, क्योंकि आपको पता है ईद अल्लाह की तरफ से एक आपको तोहफ़ा होता है, तो हमें सालों बाद इंतज़ार होता है, सब दोस्तों को फैमिली के साथ टाइम मिलता है। तो ये एक ऐसा इवेंट है कि आप इसकी पहले से भी तैयारी शुरू हो जाती है। अब जिस तरह कुर्बानी है तो हम पहले से जिस तरह मैनेजमेंट कुर्बानी के लिए करनी, फिर उसके बाद जो ईद का दिन है, फिर पहले फैमिली के साथ, फिर दोस्तों के साथ। तो एक अच्छा इवेंट, अल्लाह का शुक्र है कि एक भरपूर इवेंट हमें मौका मिलता है कि हम अपनी सारे साल की मसरूफियात से कम अपनी फैमिली के लिए, अपने जितने भी डियरेस्ट हैं, फ्रेंड्स हैं, एक दिन हमने फिर डिवाइड कर लेते हैं कि एक दिन हम फैमिली के लिए, फिर एक दिन दोस्तों के लिए। तो इसी तरह फिर जो है वो सिस्टम मैनेज होता है। अच्छा, एक दिन फैमिली के लिए काफ़ी है, क्योंकि हमारे यहाँ ट्रेडिशन है कि फैमिली के लिए जो दिन है आपका, वो फिर आपको ससुराल, बल्कि हमारे कुछ दोस्त हैं वो उसको ससुराल कहते हैं मजाक में, तो क्या यौम ससुराल भी मनाया जाता है? नहीं, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी लकी हूँ, अभी मैं इस स्टेज पे नहीं गया कि मुझे ये यौम ससुराल वाला जो इवेंट है मैं इससे भी बचा हुआ हूँ। तो ये मेरे जो 7 भाई बैठे हैं, ये ज़रूर ये यौम ससुराल मनाते हैं। तो हम तो अभी आप फिर अपने दोस्तों को छेड़ते होंगे कि जा रहे हो? जी, जब हम दोस्तों की हालत देखते हैं तो मैं अपने आप को लकी फील करता हूँ कि मैं यौम दोस्त ज़रूर मनाते हैं, लेकिन हम जो है वो ज़ाहिर सी बात है, ये एक इवेंट ऐसा होता है कि इसमें कोशिश होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ स्पेंड करें। तो आपको पता है ये ईद ख़ास तौर पे कुर्बानी की है, तो फिर इवेंट्स, दावतें, गेट टुगेदर, ये सिलसिला सारा दिन, तीनों दिन चलता रहता है। तो भाई आप बताइए कि आपकी नज़र में जानवर ढूंढने से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक, दरमियान में कसाब को ढूंढना भी शामिल है, फिर कुर्बानी का पूरा इवेंट भी है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी है, सबसे टफ मुश्किल मरहला आपके नज़र में कौन सा है? सर मेरे ख्याल से तो जो सबसे मुश्किल मरहला ये है, क्योंकि हम लोग ज़रा डिसिप्लिन के साथ चीज़ों को ये कोशिश करते हैं कि टाइमली कसाब को ढूंढ के कुर्बानी के प्राइस से हम अपना बड़ा टाइमली चीज़ों को मैनेज कर लिया जाए। तो इसी तरह जो पहला आपने स्टेप बताया जानवर को ढूंढना, वो आजकल ज़रा थोड़ा सा चीज़ें ऐसी हैं कि ज़रा आसान हो गई हैं चीज़ें, आपको मार्केट्स हैं, आपको इतनी मुश्किलात पेश नहीं आती। लेकिन आजकल चूँकि डिमांड कसाईयों की ज़्यादा है, तो वो मुश्किलात बिल्कुल हैं कि आजकल पहले दिन सबकी प्रायोरिटी ये होती है कि हम टाइम से इस फ्रीज़े को अंजाम दे लें। तो कसाईयों की बात हुई है, बात को जारी रखेंगे, मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। तो नाज़रीन इकराम, यकीनन आप इंजॉय कर रहे होंगे बड़ी ईद की बड़ी खुशियों को। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं हमारे साथ। वेलकम बैक नाजरीन, बात हो रही थी अब्दुल्ला भाई से और टॉपिक था कसाब। अब्दुल्ला भाई कभी बताइएगा कि कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ कि कसाब आपने अपनी तरफ से बहुत, जिसको हम पंजाबी में तरनाट कहते हैं, वो अरेंज किया हो और पता चले कि वो दिहाड़ी वाला निकल आया है, और फिर बोटियों का उसने वो किसी की ट्रायंगल बना दी, किसी का बेड़ा गर्क कर दिया, हड्डियों का चूरा कर दिया? क्या कभी ऐसे सिचुएशन का सामना हुआ? मोस्टली तो होता ये है कि ऑलरेडी जो आपके कसाब रेगुलर होते हैं काफ़ी अर्सा दराज से, आप ये रिस्क नहीं लेते। लेकिन एक दफ़ा ज़रूर इत्तेफाक हुआ है, आज से 2 ईदें पहले वो जो हमारे रेगुलर कसाब थे, वो चूँकि अवेलेबिलिटी उनकी पहले दिन कोशिश होती है हम फ्रीज़ा अंजाम दे लें,
तो हमने जिस तरह आपने बताया नए कसाब के हम हथे चढ़ गए, तो वो फिर बस जो कोई ट्राइंगल, कोई स्क्वायर, कोई बोटियों की यही हालत नज़र आई। अच्छा, आज से कोई 5-7 साल पहले चले जाएं, जब हमारा सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया इतना एक्टिव नहीं था, जब कुर्बानी से बड़ा फ़र्ज़ नहीं समझा जाता था कि जी अपने जानवर की तस्वीर ज़रूर पोस्ट करनी है वरना पता नहीं कुर्बानी कबूल होगी कि नहीं होगी, तब की ईद में और अब की ईद में कोई फ़र्क देखते हैं आप? जी बिल्कुल। आज तो आपको पता है सोशल मीडिया, जो आप वाकई कहते हैं कि कुर्बानी की कबूलियत का जो हमारा जो मेयार है वो यही है कि हम चीज़ों को सोशल मीडिया पे पोस्ट करें। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पे ख्याल ये है, क्योंकि ये एक फ़रीज़ा है, हमने जिस तरह पहले अहमद ने भी बात की कि हमने क्योंकि कुर्बानी का सोल पर्पज़ अल्लाह की ज़ात के लिए, तो मैं सब दोस्तों के लिए मैसेज भी ये है कि अगर हम इसकी उसी स्पिरिट को देखें कि जिस मकसद के लिए हम कुर्बानी कर रहे हैं, और इसका मकसद बुनियादी तौर पे हमारी यंग जनरेशन को, लोगों को, कि ये कुर्बानी सिर्फ़ एक जानवर की नहीं है, ये आपकी तमाम उन ख्वाहिशात की, उन चीज़ों की जिसके लिए कुर्बानी का मेयार अल्लाह ताला की तरफ से सेट किया गया हज़रत इब्राहीम ने। तो वो ये चीज़ हमारी आज की जो जनरेशन है उसमें हम ये बहुत फैक्टर कम देखते हैं ड्यू टू सोशल मीडिया। वो सिर्फ़ इसको एक दिखावे की हद तक जो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो अनफॉर्चुनेटली हम थोड़ा सा उस तरफ चले गए। अब्दुल्ला भाई, इतनी यंग एज और यंग एज में एक कामयाब इंडस्ट्रियलिस्ट और फिर फैसलाबादी होते हुए इतनी सीरियस गुफ्तगू, आप हमारे नाज़रीन को परेशान कर रहे हैं। मैं मूव करूंगा वलीद भाई की तरफ। माइक वलीद भाई को दे दें। अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई, आपको भी ईद मुबारक। आप क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, तो सबसे पहला सवाल आपसे मैं यही पूछूंगा कि उत्थे दी ईद ते इत्थे दी ईद च की फ़र्क है? जी वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक आपको भी और हमारे नाजरीन को भी। वहाँ पे और यहाँ पे फ़र्क बड़ी ईद का तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे जिस तरह मार्केट्स लगती हैं, अब्दुल्ला अभी जिक्र कर रहा था, वो कॉन्सेप्ट ऑब्वियसली वहाँ पे नहीं है। तो वहाँ पे भी अक्सर लोगों की कोशिश यही होती है कि पाकिस्तान में ही जानवर अरेंज करके कुर्बानी की जाए, हम ऐसे ही करते रहें। तो लेकिन यहाँ पे एक्साइटमेंट ज़्यादा है, आपको काफ़ी कुछ डिफरेंट होता है देखने मतलब वहाँ रहते हुए कुर्बानी का फरीज़ा आप यहाँ अदा कर लेते थे, लॉन्ग डिस्टेंस कुर्बानी जो है? हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही। वो ज़्यादा फिजिबल होता है या वहाँ पे कोई ऐसा होता नहीं है कि वो चार्म है या वो मंडी टाइप जिसे हम कहते हैं कि वो वाला माहौल नहीं होता? देखिए वहाँ पे आप जानवर तो ख़रीद सकते हैं, लेकिन उसको ज़िबा करने का कोई उसके अरेंजमेंट नहीं होता, ठीक है। उसके वहाँ पे ऑब्वियसली वलीद भाई, हमारे नाज़रीन को तंगी हो रही होगी, थोड़ा सा माइक अगर आप पास कर लें, क्योंकि आपकी साउंड पिच वो आरजेज़ वाली है, बहुत खूबसूरत आवाज़ है माशाल्लाह आपकी, तो हमारे नाज़रीन तक पूरी पहुँचे भी। बताइएगा, क्या वहाँ जानवर को, ये आप कह रहे हैं कि ज़िबा करने, मतलब कुर्बान करने के लिए जी बिल्कुल सेटअप होना चाहिए। आप कहीं भी उसको नहीं ज़िबा कर सकते हैं, ठीक है। यू हैव टू उसको जहाँ पे सर्टिफिकेशन, जो सर्टिफाइड जगह है, आपने जानवर को वहीं पे जाके ज़िबा करना है, साफ़ सुथरे तरीके के साथ। SOPs हैं जी बिल्कुल ऐसे ही। जैसे आप ऑलमोस्ट 20 साल के बाद पाकिस्तान में जी हैं। तकरीबन 22 साल के बाद। 20-22 साल में कितनी ईदें जो हैं, छोटी ईद और बड़ी ईद मिला के पाकिस्तान में एंजॉय करने का मौका मिला? पिछले 4 साल से तो इधर ही हूँ जी, तो सारी ईदें अल्हम्दुलिल्लाह इधर ही की हैं। और उससे पहले फिर मेरा ख्याल 3 या 4 की होंगी मैक्सिमम पाकिस्तान में, बाकी सारी बाहर ही। बाकी सारी बाहर की हैं। और अब 4 साल से आप इधर हैं, और अगर आप दोबारा वापस मूव करते हैं फॉरेन में, आप वापस ओवरसीज़ वाले रुतबे पे फायज हो जाते हैं, तो क्या आपका दिल करेगा फिर अब कि यार नहीं, पाकिस्तान वाली ईद ठीक है, और फिर ईद पे छुट्टी लेके आया करेंगे आप? नहीं, इंशाअल्लाह ताला मैं अब यहाँ पे सेटल्ड हूँ, ठीक है। तो मेरा वापसी परमानेंट मूव कर गए हैं? जी मैं परमानेंट मूव कर चुका हूँ, तो फैमिली मेरी वहीं पे है, तो मेरा आना जाना फिर चक्कर लगता रहता है साल में 2-3 दफ़ा। अहमद भाई, फेवरेट डिश कौन सी है ईद पे? ईद पे या वैसे? ईद पे यार पता नहीं क्या चक्कर है ईद पे। ना क्यों कि ईद पे मैं सब्जी खाना पसंद? नहीं बिल्कुल, मैं जी सब्जी वाला बंदा ही नहीं हूँ, मैं गोश्तखोर आदमी हूँ। लेकिन मसला ये कि ईद पे, क्योंकि मेरा ये होता है कि मैं सारी तकबीरें खुद पढ़ता हूँ, तो मैं ईद वाले दिन जो है ना काइंड ऑफ आधा कसाब खुद भी बना होता हूँ, तो इस वजह से वो करने के बाद इतनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है अब बाय द टाइम ऑफ आफ्टरनून के, आपका ना ऑनेस्टली खाने को नहीं दिल करता इतना गोश्त देखने के बाद। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग पहले दिन तो बस कुछ लाइट ही चलता है, बिल्कुल रात को वो खाना बनता है, गोश्त वगैरह वो खा लेते हैं। लेकिन इन जनरल जो है आप कहें कि मैं मटन का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अहमद भाई, हम ईद मना रहे हैं, बड़ी ईद है, बड़ी खुशियाँ हैं, लेकिन
आप समझते हैं कि हमारा आज का जो सनतकार है वो वाकई ट्रबल में है, वो परेशानी में है, और इस वक्त बड़ी ईद की कुर्बानी से बड़ी कुर्बानी जो है वो हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट दे रहा है आजकल? मेरा ख्याल है आपने अब वो टॉपिक छेड़ा जो मेरे दिल के बहुत करीब है। बिल्कुल जी, इस वक्त हम वाकई एज इंडस्ट्रियलिस्ट बहुत बड़े क्राइसिस में हैं। मैं क्योंकि इस वक्त सिटिंग चेयरमैन भी हूँ PHMA का, तो मेरा कोलैबोरेशन रहता है बाकी एसोसिएशन में। अच्छा, हमारे नाज़रीन को इंटरप्शन के लिए माजरत चाहता हूँ। PHMA मैंने स्टार्ट में रवानी में कह दिया, ये पाकिस्तान हाउजरी मैन्युफैक्चरर्स एंड एक्सपोर्टर एसोसिएशन है। ये एसोसिएशन है जो यहाँ पे हाउजरी आइटम्स बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। जी, इसमें नेटवेयर भी सारा आ जाता है, इसमें हौजरी आइटम्स अकेली नहीं आती। थोड़ा सा लोगों के ये कॉन्सेप्ट के लिए बता दूं कि ये PHMA पाकिस्तान की सबसे बड़ी एसोसिएशन है, और ये तकरीबन आप ये समझ लें कि हमारा कराची, पंजाब, KP के हर सूबे में हमारी रिप्रेजेंटेशन है, और हम तकरीबन पाकिस्तान के 65% टेक्सटाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारी बड़ी अच्छी प्रेजेंस है। और दूसरा ये कि ये वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, हम उस सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, और बिकॉज मैं उसका चेयरमैन हूँ तो उसकी जिम्मेदारियाँ भी हैं। और उस आपके पहले सवाल की तरफ आते हुए, क्योंकि हमारा कोलैबोरेशन भी रहता है बाकी एसोसिएशन मेंबर्स के साथ, तो इस वक्त जो क्रिटिकल सिचुएशन है वो हमारी इंडस्ट्रियलिस्ट की बनी हुई है, क्योंकि हमारी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि हमारे लिए वाइबल रहना इंटरनेशनल मार्केट में बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं रहा। हमारी कंपेटिटिवनेस इतनी इरोड हो गई है, इतनी ख़त्म हो गई है कि इस वक्त पूरे खित्ते में सबसे महंगी हमारी बिजली है। और फिर आपका ये जो प्रोग्राम है ये 1 घंटा और लंबा हो जाएगा और मैं बोलता रहूँगा। अहमद भाई, आपके साथ गुफ्तगू जारी, लेकिन नाज़रीन इकराम, गुफ्तगू ज़रा वज़न में भारी हो रही है, लेकिन ये एक तल्ख हकीकत है कि ईद की खुशियाँ जब इंसान ये सोचता है कि हमारे मुल्क के हालात जो हैं वो पहले जैसे नहीं रहे, तो शायद थोड़ा सा मांद पड़ना शुरू हो जाती हैं। गुफ्तगू को लाइटर नोट पे वापस लेके आएंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक नाजरीन। गुफ्तगू हो रही है हमारी अहमद अफजल अवान के साथ, PHMA के सीनियर वाइस चेयरमैन हैं और सनतकार हैं। फैसलाबाद की सनत, आपको मालूम है कि फैसलाबाद पाकिस्तान का सनती हब है, और PHMA पाकिस्तान के सनती हब की बैकबोन है। अहमद भाई, ईद की खुशियाँ चल रही हैं और खुशियाँ मांद पड़ जाती हैं जब हम सीरियस गुफ्तगू करते हैं, लेकिन बहरहाल ये वो टॉपिक हैं, ये वो गुफ्तगू है जो लोगों को मालूम होना ज़रूरी है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री में लाखों लोग काम करते हैं, लाखों के हिसाब से मज़दूर हैं, और जब इंडस्ट्री पे क्राइसिस आता है तो हुकूमत की बजाय इंडस्ट्रियलिस्ट को बुरा समझा जाता है। ज़रा ये थोड़ा सा लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दीजिए कि हमारे यहाँ एनर्जी क्राइसिस है, हमारे यहाँ टैक्सेशन का सिस्टम ऐसा है, हमारे यहाँ एक्सपोर्टर की जो है वो उसकी ज़िंदगी को इतना जो है वो गले से पकड़ लिया जाता है कि जब काम करना मुमकिन नहीं रहता तो अल्टीमेटली वो नीचे तक सब शिफ्ट होता है। क्या कहेंगे आप, इसको बैलेंस कैसे किया जा सकता है? क्या सजेशंस क्या देंगे कि अगर किसी अरबाब इख्तियार में से किसी के कान में के रास्ते से होते हुए उसके दिमाग में ये बात घुस जाए, शायद किसी का भला हो जाए? इसके आसान सी 2-3 बातें मैं कहूँगा, इसको लंबा नहीं करूँगा। सबसे पहले आप जब भी कोई पॉलिसीज़ मुरतब करें, कोई भी पॉलिसीज़ बनाएं, कोई भी आप इस शोबा जात से या किसी भी शोबा जात से रिलेटेड आप कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले स्टेक होल्डर्स को ज़रूर ऑन बोर्ड लें। जो लोग ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं, जो उस फील्ड से, उस प्रोसेस से गुजरे हैं, उससे बेहतर आपको कोई मशवरा नहीं दे सकता, उससे बेहतर आपको अपने मसले मसाइल कोई नहीं बता सकता। जब ईवान वाला में बैठे लोग अपने दफ्तरों में बैठे पॉलिसीज़ मुरतब कर देते हैं और ग्राउंड रियलिटी से बहुत दूर होते हैं, तो आई एम श्योर आप भी समझदार आदमी, आप समझ सकते हैं वो किस तरह का फ्रेमवर्क तैयार होता होगा। चलें, बात हो रही है ईद की, तो एक इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, एक सनतकार जो है, वो कितना टाइम ईद के 3 दिनों में अपने वर्कर्स के साथ गुजारते हैं? आप कितना टाइम गुजारते हैं? क्या जो मुकम्मल ऑफ होती है, सारी सनत बंद होती है, या अगर काम चल रहा है और वहाँ पे लोग मौजूद है तो आप उनको विज़िट करते हैं, उनके दरमियान टाइम गुजारते हैं?
ईद के दौरान जी जो ऑफिशियल हॉलीडेज़ हैं वो तो हमारे भी ऑफिशियल हॉलीडेज़ हैं, तो फैक्ट्रियाँ सनतकार सारे ही तकरीबन छुट्टियों पे होते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया हमारी एक ट्रेडिशन है जो मेरे वाले साहब ने सेट की कि ईद का पहला दिन जो है मेरे काफ़ी लोग जो हैं वर्कर्स हैं या मैनेजमेंट के, वो हमारे घर आते हैं। दोपहर को एक खाना होता है जिसमें 200-300-400 बंदे भी डिपेंडिंग जितने लोग भी आ जाएँ उनका खाना चलता है रोज़। तो ये तकरीबन 2 दहाइयों से तो इसी तरह चल रहा है, तो मुझे भी उसी कस्टम को फॉलो करना होता है। तो पहले दिन में तो हमारा बिल्कुल आपस में ही टाइम गुजरता है। ये रात को जाके ईद के दूसरे दिन जो है फैमिली और कज़न्स और अपने मतलब बहन भाई उनके साथ ज़्यादा, तो पहला दिन तो बिल्कुल 3-4 दहाइयों से आप मतलब 1.5-2 दहाइयों से 1.5-2 20 साल ऑलमोस्ट आप जी कह रहे ऐसे ही देखते आ रहे हैं। सनत जो है वो इनहेरिटेंस है या खुद अपने बलबूते पे स्टार्ट किया? ये जी मैं सेकंड जनरेशन हूँ। मेरे वाले साहब जो हैं वो एक सेल्फ मेड आदमी हैं, उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया था। तो मैं कहूँगा उन्होंने अपने बलबूते पे बिल्कुल ये सारा कुछ इस्टेब्लिश किया। हम सेकंड इन जनरेशन एंड डेफिनेटली वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट कि हम भी उसमें जो भी अपना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं। तो बिल्कुल मैं आई एम सेकंड इन लाइन, लेकिन हमारे अल्टीमेट बॉस मेरे बिल्कुल वाले साहब हैं और सारा कुछ उन्होंने ही बिल्ड किया स्टार्ट से। ईद है, ज़ाहिर है हम ईदी पहुंचा तो नहीं सकते अपने नाजरीन तक, लेकिन ईदी की फॉर्म में जो है एक एडवाइस की फॉर्म में एक कामयाब सनतकार लोगों को इस तरह ईदी दे सकता है कि बता सकता है कि ये सीक्रेट्स हैं, ये चीज़ें आप मलहूज़े खातर रखेंगे, इनको सामने रखेंगे तो यू विल बी अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट। क्या मैसेज देंगे, क्या लोगों को कहेंगे कि ये चीज़ें अपना लें, आप जो है वो सर्वाइव कर जाएंगे? आई थिंक कि मैं इसको सिंपल ही रखूँगा, पॉजिटिव माइंडसेट। आप जो एनर्जी अपने अंदर रखेंगे उसी एनर्जी से मिलते जुलते लोग या वही एनर्जी आप अट्रैक्ट करेंगे। आप पॉजिटिव रहेंगे, आपको पॉजिटिव आउटलुक नज़र आएगी लोगों की। आप नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड से चलेंगे, आपको लोगों के अंदर भी नेगेटिविटी मिलेगी। एक तो ये चीज़ मैं कहूँगा, और दूसरा मुझे लगता है जिस पे मुझे काफ़ी लोग बोलते भी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे जो माशरा है इसमें झूठ जो है ना वो हक समझ के बोलना शुरू कर दिया लोगों ने। तो मेरा ख्याल है कि एक बंदे को झूठ से थोड़ा भागना चाहिए और एक पॉजिटिव माइंडसेट रखना चाहिए। देर सवेर हो सकती है लेकिन आपकी बारी ज़रूर आएगी। आखिर में ये बताइएगा ब्रेक में जाने से पहले कि कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि कुर्बानी का जानवर है और वो मुँह ज़ोर है और वो उसने रस्सी या अपना चेन जो है वो दौड़वा लिया और फिर अब दौड़ लगी हुई है? ये मेरे नाना के दौर में हुआ था जी, और हम बड़े छोटे थे इसलिए वो ऊँट लाए थे एक, और वो बड़े पीपल्स कॉलोनी में रहे। मेरे नाना जी का भाई घर था, तो वो कुछ ज़्यादा घर भी साथ, तो वो ऊँट समहाउ गुस्से में आ गया, तैश में, और मुझे आज भी वो याद है। वो गली में पूरा भागता फिर रहा था और सारे लोगों, जिसको आपको पता है ऊँट का गुस्सा बड़ा ख़तरनाक होता है, एक तो उसे आता नहीं और जब आ जाए तो वो कुछ देखता नहीं है। तो वो एक एपिसोड रही है मेरी। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो बचे हैं, पता नहीं आगे का पता नहीं। आगे का पता नहीं। अहमद भाई से गुफ्तगू जारी है और ईद की बड़ी खुशियाँ आप सिटी न्यूज़ नेटवर्क के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। बड़ी ईद, बड़ी खुशियाँ और बड़े खाबे। अहमद भाई ने टेबल सजा रखा है और अभी हम खाबे शाबे उठाने से पहले पूछते हैं अहमद भाई से कि सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव खाने में क्या है। ईद पे तीनों दिन जब बंदा इंसान गोश्त खाता है तो ख़ुद को वो गोश्त खोर की फीलिंग से निकालने के लिए अहमद भाई क्या किया जाता है? सैलड पे तवज्जो दी जाती है, वेजिटेबल्स पे, या फिर क्या ख़ुद को इस गोश्त वाली फीलिंग से निकालने के लिए क्या करते हैं? आई थिंक गोश्त वाली फीलिंग से निकलना बड़ा ही मुश्किल होता है जी। ये बड़ी ईद है, गोश्त के पर काफ़ी तवज्जो का मरकज़ होता है, लेकिन उसके बाद ये होता है मीठों में काफ़ी ऑप्शंस क्रिएट कर लिए जाते हैं। जैसे मैं आपसे पहले भी ये ब्रेक से पहले भी डिस्कस कर रहा था, तो उसमें मीठों पे काफ़ी कंसंट्रेट कर लेते हैं और दूसरे लवाजमात ऐड कर लेते हैं, क्योंकि गोश्त तो एक फंडामेंटली वो होता ही होता है ना बेसिकली। तो उसमें मेरा ख्याल है कि एंड में फिर यही एक ख्वाहिश होती कि अच्छा सा बारबेक्यू किया जाए, थोड़ा सा इसको अच्छे तरीके से इंजॉय किया जाए। तो बस इतना ही। एक मुझे लगता है कि हम खाने पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हैं। खाने का ही सोच हमारा आधा, जो मुझे लगता है एटलीस्ट मैं, कोई भाई हमारे सुनने वाले माइंड ना कर जाएं, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। मैं आपकी बात कंप्लीट कर देता हूँ। हमारा कौमी मशगला है कि हमसे कोई पूछे पॉइंट किधर जा रहे हो,
रोटी खान जा रहे हैं, किधरों आ रहे हो रोटी खा के आ रहे हैं। तो वो है हमारा मतलब कौमी मशगला है कि हम खुश खुराक हैं हम पाकिस्तानी। अब्दुल्ला भाई आप बताइएगा, क्या कभी ईद पे खुद से कुकिंग की? क्योंकि आप अभी मेरा ख्याल हम सब में वो वाहिद इंसान हैं जो बैचलर हैं, अभी आप उस जो है वो नशिस्त पे बराजमान नहीं हुए जहां आप खुद को बीवी बच्चों वाला कह सकें। तो क्या खुद से कभी कुकिंग की? नहीं, मैं जी कुकिंग तो खुद से नहीं कर सकता, और आपकी आने वाली ज़िंदगी को मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। लेकिन हम तो को अच्छी की रख सकते हैं। तो बाकी जो है वो आपको पता है, चूँकि ये ईद का त्यौहार ऐसा होता है तो आपने सारा साल जो है वो सब फैमिलीज़ ने अपने फैमिली के साथ दोस्तों के साथ इकट्ठा होना होता है। तो लेकिन इसमें आप तीनों दिन जब गोश्त को इतना ज़्यादा वो मीठी, इसको हम ईद का कॉन्सेप्ट समझते हैं, तो आप देख रहे हैं कि अहमद भाई ने भी टेबल के ऊपर जो है वो सैलड्स और बाकी चीज़ों का हमने गोश्त का पोर्शन काफ़ी दूर रखा हुआ है ताकि कि सारा दिन जो है, हो। हाँ जी, हमने बैलेंस रखने के लिए कि सारा दिन आप वो जो मीट है उसको, फिर जाहिर सी बात है ये, बल्कि मैं सब दोस्तों को, क्योंकि हम इस चीज़ में बड़ा केयरलेस हो जाते हैं कि मीट का उतना इस्तेमाल करें कि हम बैलेंस करके साथ सैलड्स वेजिटेबल्स जो है वो बहुत ज़रूरी है कि हम एक पोर्शन ज़रूर खाएं। हमारा एक राइट है कि ईद के ऊपर शौक भी होता है, लेकिन एक एहतियात के साथ। एक कुंवारे के मशवरे के साथ आगे बढ़ते हैं। वजीद भाई की तरफ, वजीद भाई ये बताइएगा कि बाहर पाकिस्तान से बाहर रहते हुए क्या इसी तरह वहाँ पे फैमिली गेट टुगेदर्स होते थे, इस तरह खाबे शाबे चलते थे, या फिर बोरिंग ईद भी वो फैक्टर होता था? क्योंकि हमारे कुछ जो ओवरसीज़ दोस्त हैं और वो वहाँ पे बैचलर हैं, वो कहते हैं कि ईद सौ के निकल दी है ज़्यादा। तो जो फैमिलीज़ वहाँ पे होती हैं उनका क्या रूटीन होता है? जी देखें, अगर फैमिली बड़ी है तो फिर तो ऑब्वियसली सब लोग मिल के ईद करते हैं, एक दूसरे के घरों में जाते हैं, जिस तरह पार्टीज़ होती हैं, खाना होता है, 1-2 दिन चलता रहता है ये सिलसिला ना। तो कुछ लोग जो अकेले हैं फिर उनकी तो बोरिंग ही गुजरती है बेचारों की, घर से दूर, फैमिली से दूर होते हैं कई लोग वहाँ पे, तो फिर वो सो के गुजार लेते हैं या काम कर लेते हैं ईद वाले दिन का। अक्सर लोग काम पे भी चले जाते हैं जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग ईद जो आपको याद हो अभी तक, जी बचपन से लेके अभी तक की सबसे ज़्यादा खुशगवार, सबसे ज़्यादा जो याद रह जाने वाली ईद है, वो क्या, उसमें कौन सा फैक्टर था जो याद रह गया? जी देखें, इस तरह कोई एक पर्टिकुलर ईद तो कोई भी नहीं है। ईद हमेशा सारी ईद याद रहती हैं, ठीक है, हर ईद स्पेशल होती है। तो इंशाअल्लाह जी अल्लाह से दुआ मांगनी चाहिए कि हर साल आपको सेहतमंद रखा जाए, खुशियों वाली ईद नसीब हो सबको। अब्दुल्ला भाई आप की तरफ वापस में आता हूँ, माइक लीजिएगा। क्या देंगे मैसेज आप यूथ को जो यंग लोग हैं और वो सनतकार बनना चाहते हैं? आप एक रोल मॉडल हैं उनके लिए कि एक नौजवान जो बज़ाहिर ये लगता है कि कहीं BSc लेवल का भी स्टूडेंट होगा और पता चलता है कि वो सनतकार है, क्या मैसेज देंगे उनको? जी देखें, सबसे पहले तो मेरा जो मैसेज ये होगा, क्योंकि आजकल जो हमारी जनरेशन में मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की एक आप कह लें कि कमी देखता हूँ, और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि जो अभी जनरेशन है उसमें हम ये देखते हैं कि वो लोग स्ट्रगल के ऊपर बिलीव नहीं करते। बच्चे हैं वो पढ़ते हैं, स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, वो कहते हैं कि हम ओवरनाइट जो है हम सुबह उठें, और आजकल जो थोड़ा सा क्योंकि डिजिटलाइजेशन हो गई है और लोग सारा इन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक बात कहूँगा कि जो हमारे अंदर स्ट्रगल की जो एक एलिमेंट है वो आस्ता आस्ता ख़त्म होता जा रहा है। हम शॉर्टकट्स के पीछे जो बच्चे हैं, जो नौजवान नस्ल है, वो आजकल इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर सोशल मीडिया का भी है। लेकिन आप ये ज़रूर देखें, आप जो भी आज कामयाब है, किसी मुकाम पे है, उसके पीछे एक प्रॉपर स्ट्रगल है। और दूसरा मैं ये कहूँगा कि आप ज़रूर एक पॉजिटिविटी के साथ इंसान को अल्लाह ताला ने अशरफुल मखलूक़ात बनाया, तो आपको हमेशा बड़ा सोचना चाहिए, है बिग ड्रीम्स। आप जो सोच सकते हैं आप वो कर सकते हैं। अल्लाह की ज़ात ने इंसान को वो हिम्मत दी है, वो तौफीक दी है, और उसके बावजूद अगर हमारा जितना टारगेट बड़ा होगा, जितना हमारा ख्वाब बड़ा होगा, हम उतना ही बड़ा ज़िंदगी के अंदर अपना टारगेट अचीव भी कर सकते हैं। और अल्लाह की ज़ात हमेशा आपकी मदद करती है, उसमें साफ़ नीयती और मेहनत और ईमानदारी शामिल है। क्या खूबसूरत बात है। अहमद भाई, लास्ट पे आपकी तरफ आते हैं। आप अवाम को, हमारे देखने वालों को, व्यूअर्स को इस ईद के मौके पे क्या पैगाम देंगे
क्या कहेंगे, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, और आपने जैसे बताया कि आप वो उस इंडस्ट्री को आप रिप्रेजेंट करते हैं जो पाकिस्तान की मईशत की बैकबोन है। उरूज ज़वाल आते रहते हैं, लेकिन जब आपको लोग देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं, तो फिर वो आपकी बात गौर से भी सुनते हैं। क्या मैसेज देंगे? आई थिंक टैलेंट बहुत लोगों के पास होता है, मैं सीधा प्रिसाइज बात करता हूँ। टैलेंट होना इज़ अ ब्लेसिंग, पर आई थिंक मोर देन अ टैलेंट ज़िंदगी में ज़्यादा जो मैटर करता है वो कंसिस्टेंसी है, जिसे हम कह सकते हैं तसलसल। मुस्तकिल मिजाजी। मुस्तकिल मिजाजी और तसलसल जो है ना जी, ये किसी भी कामयाबी की कुंजी है, जो मैंने समझा है या जितना मेरा ज़िंदगी का एक्सपीरियंस हुआ है। हम तो अभी भी सीख रहे हैं, सारी ज़िंदगी इंसान सीखता रहता है, लेकिन जो अभी तक सीखा है उसमें मुझे लगता है टैलेंट होना बहुत बड़ा प्लस है, लेकिन उससे भी बड़ा प्लस होता है कि आप कंसिस्टेंट हो और डिसिप्लिन हो। मुझे पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आता है, इवन जो अपनी मेरी मैनेजमेंट भी है या जिन लोगों के साथ मैं बाहर भी काम करता हूँ, जो मतलब मेरे वेंडर्स होते हैं, टाइम की रिस्पेक्ट नहीं है, तसलसल नहीं है और डिसिप्लिन नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा ये सब में, लेकिन जो डेफिशिएंसीज हम मुझे अपने माशरे में नज़र आती हैं, और मैं इसको सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करना चाहूँगा। मोस्टली आप कह रहे हैं? जी हाँ, मोस्टली आप कह लें। बहुत बहुत अच्छे लोग भी हैं, बड़े बड़े आइडियल लोग भी हैं, लेकिन जो हमारे आने वाली जनरेशन की, जिस तरह आपने मेंशन किया कि क्या कहना चाहेंगे, तो मैं उन्हें कहूँगा डिसिप्लिन और तसलसल जो है ना, ये ऐसी बुनियादी चीज़ें हैं कि आप इसके साथ जुड़ जाएँ, फिर वही बात देर सवेर हो सकती है, आपकी बारी ज़रूर आएगी। नेक नियति से लगे रहें, पॉजिटिव माइंडसेट से लगे रहें, और एक डिसिप्लिन बंदे हो के तसलसल के साथ, वो कहते हैं ना, कतरा कतरा भी गिरता रहे तो पत्थर में भी सुराख हो जाता है। तो हम तो इंसान हैं भाई, तसलसल से लगे रहे तो क्या अचीव नहीं कर सकेंगे और क्या नहीं कर सकेंगे। अहमद अफजल अवान भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आपके दोस्तों का, अब्दुल्ला भाई, वलीद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने हमारे नाजरीन की ईद की खुशियाँ दुबाला की। नाज़रीन इकराम, आपने गुफ्तगू सुनी, आपने यकीनन एंजॉय किया होगा, और अब हम आपसे इजाज़त इसलिए चाहते हैं कि हमारे टेबल पे लगा हुआ खाना ठंडा हो रहा है, आप भी खाइए, लेकिन खाते हुए अपने इर्द गिर्द लोगों को ज़रूर याद रखिएगा। ईद की खुशियाँ उनके साथ ज़रूर बांटिएगा जो डिज़र्व करते हैं। अपने हमसाए में देखिएगा कि कहीं कोई शख्स इस मौके पे भूखा ना रह जाए। खुश रहिए, खुश रखिए, सलामत रहिए। शुएब अल्ताफ़ को अपनी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।